हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और देखो, जैसा सूर्या सर ने आपको बताया था कि हमारे दो बैचेज होंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए दो बैचेज होंगे। एक होगा अभ्यास सीरीज़, जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, सूर्या सर भी करेंगे, और दूसरा होगा संघर्ष सीरीज़। अभ्यास सीरीज़ में क्या हम पढ़ाते हैं कि जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ ट्रिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करते हैं। और जो हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है संघर्ष सीरीज, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। और ये उन बच्चों के लिए है जो अगले साल, आने वाले साल में क्या नीट या जेई या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये जो संघर्ष सीरीज में जो भी चैप्टर्स चलेंगे वो थोड़ा क्या होगा ना कि थोड़ा डिटेल में चलेंगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे से, ठीक। और जो अभ्यास सीरीज में चल रहा है वो थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को, ठीक, उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा फास्ट और वही चीज़ बताई जाती है जो एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो आज आपको आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल, जिसको देखो हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 होगा जो ये चल रहा है, जिसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी क्या, जैसे कोई भी ट्रेंड जो चलेगा उनका, कि जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, उनका एक ट्रेंड, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल कैसे बना और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, उनको कैसे याद करेंगे, ये सब सीखेंगे, ठीक है। और ये अगर आप मेरे साथ अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आप पूरी पीरियोडिक टेबल को एक तरह से लर्न कर लोगे, ठीक है, लर्न कर लोगे, ठीक। चलो तो पढ़ते हैं कुछ। देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या है ना कि हर किसी काम को जब शुरू करते हो तो आप एक छोटा सा पूजा पाठ करवाते हो, लाइक इस तरह का, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि इस पीरियोडिक टेबल को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, ठीक। जो हमारे साइंटिस्ट थे, पुराने पूर्वज मानो ना, ठीक, वो सब उन्होंने, उनका योगदान रहा इस पीरियोडिक टेबल को बनने में। देखो, पीरियोडिक टेबल एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है पूरी केमिस्ट्री का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर नहीं बना होता, अगर एक फॉर्म में हम हर चीज़ को नहीं अरेंज वे में पढ़ते, तो क्या है ना कि 118 एलिमेंट्स हैं, उनका स्टडी करना इतना ईजी नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। आप उसी में रह जाते 118 एलिमेंट्स हैं, उनको स्टडी करने में तो पूरी केमिस्ट्री क्या ही पढ़ते, ठीक है। तो चलो, हिस्ट्री में एक दो फैक्ट हैं कि देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल को बनने में 200 साल लग चुके हैं, अभी तक 200 साल हो चुके हैं, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल को फॉर्म होने में 200 साल लगे हैं, ठीक। तो समझो कि इतने साइंटिस्टों ने इतना बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको हम आप आज क्या 4 या 5 लेक्चर्स में पढ़ के ख़त्म कर ले रहे हैं। तो समझो कितना बड़ा इन्वेंशन है एक तरह का, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या है, 31 एलिमेंट्स वेयर नोन इन 1800। 1800 ईस्वी में क्या हुआ, 1800 सन में 31 एलिमेंट्स का क्या हो चुका था, रिसर्च, या फिर हम लोगों को पता चल चुका था कि इतने एलिमेंट्स हैं इस पूरे, हमको जो नोन था एलिमेंट्स वो कितने थे, 31। और जैसे ही 65 ईयर बाद हमको 63 एलिमेंट्स का पता चल चुका था, ठीक। 63 एलिमेंट्स वेयर नोन इन 1865, ओके। चलो, तो अब क्या हुआ, अब इतने सारे एलिमेंट्स हो गए, अब उसको सबको समराइज़ करना, एक तरह से स्टडी करना मुश्किल हो रहा था, और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, ठीक। तो साइंटिस्ट आए हमारे प्राउस्ट साहब, तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक हाइपोथेसिस है, ये कोई थियरम नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं बना है। ये जो प्राउस्ट हाइपोथेसिस था 1815 में क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, देखो, प्राउस्ट एज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उन्होंने ये कहा कि जितने सारे एलिमेंट्स हमें नोन हैं वो क्या हैं,
हाइड्रोजन एटम से बने हुए हैं, यानी उनका जो एक तरह से कहो कि एटॉमिक वेट है उस एलिमेंट का, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन का। ठीक, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है ना, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, हाइड्रोजन एटम के वन एटम का। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन उन्होंने ये मान लिया था कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक जो वेट है वो क्या होगा, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक, बट लेकिन जैसे ही क्लोरीन और इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका जो एटॉमिक वेट था वो फ्रैक्शन में था। ठीक है, तो इनका जो हाइपोथेसिस है वहीं फेल हो गया। जैसे ही हमें पता चला कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो 35.5 है, ऐसे मान लो स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम का जो एटॉमिक वेट पता चला उस समय, ये सब एक्सपेरिमेंटल हैं, ये सब जो आए हैं ये एक्सपेरिमेंटल हैं, इसीलिए हम इनका हाइपोथेसिस को फेल किए। जब तक देखो कोई भी थियरी बनी है, जब तक आप एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव नहीं कर देते कि दिस इज़ रॉन्ग या मेरा एक्सपेरिमेंट अगर सही है, तब वो थियरी फेल हो सकती है। क्लियर है? जब तक एक्सपेरिमेंटल नहीं बताओगे ना, तब तक कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी थियरम, कोई भी क्लासिफिकेशन टाइप वो फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है, वो क्या है 35.5 है, तो इनका हाइपोथेसिस को लोग गलत मानने लगे। ठीक, जैसे इसका भी, इससे दो ही नहीं थे, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट जो था फ्रैक्शन में था, और जैसे ही फ्रैक्शन में आएगा तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एन का वैल्यू इंटीजर नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इनका जो ये क्या है, डिमेरिट्स हैं कि कुछ जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक वेट है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो चलो प्राउस्ट हाइपोथेसिस हो गई। फिर हुआ लेवासियर क्लासिफिकेशन। लेवासियर क्लासिफिकेशन, देखो ये आए क्या क्या कहा इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो दो पार्ट्स कौन कौन है, वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, चलो, तो इन्होंने उस समय के जितने भी एलिमेंट्स पता थे हमें, ठीक, जितने भी एलिमेंट्स पता थे, मान लो हमें 63 या उससे कम पता होगा, क्योंकि 1865 में हमें 63 पता था, तो उन्होंने क्या कहा कि उन दोनों क्या एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा हमारा मेटल और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है, ये सारे एक तरह का हाइपोथेसिस था, ये भी एक तरह का हाइपोथेसिस था। इन्होंने क्या किया, ये आए और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एलिमेंट्स को लिया और देखा ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उन सारे को क्या मान लिया उन्होंने, मान लिया कि वो मेटल हैं। ठीक, मेटल हैं। और कुछ सारे थे, कुछ एलिमेंट्स थे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको मान लिया कि ये नॉन मेटल्स हैं। तो उस समय उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। और मेटल में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा। फिर नॉन मेटल्स में उन्होंने क्लासीफाई किया क्या, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन इनका लेवासियर का क्लासिफिकेशन तब फेल हो गया जब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनकी प्रॉपर्टी ना मेटल की थी ना नॉन मेटल्स की थी। ठीक है, इनके बीच थी, जिनको क्या बाद में नाम दिया गया, मेटलॉइड्स। क्या नाम दिया गया, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये जब मेटलाइट्स का सर्च हुआ, जब हमने पता चला कि मेटलॉइड्स भी होते हैं कुछ जो न कि एटल होते हैं न कि नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखो अब कहोगे आप कि हम पढ़ते क्यों हैं जब फेल हो गया। एक तरह का एक सोचने की, एक थिंकिंग पावर बढ़ता है हमारा किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, कि हमने क्या गलतियाँ की उससे फिर से हम सीखेंगे, समझे।
तो क्या है कि इस समय उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पार्ट हमारा डेवलप नहीं था, उतनी अच्छी हमारे पास सिस्टम्स नहीं थे जो हम हर चीज़ को बता सकें, इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एक्सरे रेडिएशन से वो बम्बार्डिंग करा के देख सकें हम क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उस समय हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये हाइपोथेसिस टाइप का क्या क्लासिफिकेशन कुछ चल रहा था। ठीक, चलो, तो जब इनका लेवेसियर का क्लासिफिकेशन कब फेल हुआ, जब क्या हुआ, मेटलॉइड्स हमें पता चली कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच क्या होती है, लाई करती है। ठीक, चलो, अब फिर आए डॉवर्नियर साहब। डॉवर्नियर ट्राइड रूल इन्होंने बनाया। क्या बनाया डॉवर्नियर ट्राइड रूल में? इन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स को लिया। ठीक, 3-3 एलिमेंट्स को लिया और क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट का एटॉमिक मास लेके उसका एवरेज लिया। एवरेज लिया तो क्या हुआ, अगर वो किसी बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आ गया, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर ट्राइड रूल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, उन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, मैच करेंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक वेट ये है और आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 है, तो अगर इन दोनों का हम क्या करें, एटॉमिक मासेस जो हैं, एटॉमिक वेट जो हैं, उनका अगर एवरेज लें, एवरेज क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक, डिवाइडेड बाय 2, इसको जोड़ लो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्स बीच वाले से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्राइड रूल को फॉलो करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करेंगी, मैच करेंगी। मतलब वो सिमिलर होंगी कुछ हद तक, ये नहीं कि सारे के सारे मैच कर गए, कुछ हद तक सिमिलर करेंगी। जो आज के पीरियडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, उनको एक ग्रुप में रखा जा गया है। ठीक है, तो डॉवर्नियर ट्राइड रूल ये कहता है अगर कोई 3 एलिमेंट हों जिनमें पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का अगर हम एवरेज लेते हैं, तो वो अगर बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अगर बराबर आता है या पास आता है, प्रॉक्स इक्वल आता है, तो क्या होगी, उन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम 40 एंड बेरियम इज 137। अगर इसका एवरेज निकालोगे ना आप, तो 87.6 के प्रॉक्स आएगा, उसके आसपास आएगा। जैसे 87 आ गया, 87.2 आ गया, 88 आ गया। ठीक है, तो ये अगर रेंज में आ रहा है, पास आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम कि ये ट्राइड रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कि 3 एलिमेंट दे दिया और पूछ रहा है कि बताओ ये 3 एलिमेंट्स क्या ट्राइड रूल को फॉलो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कैसे पता करोगे, पहले को लेना, तीसरे को लेना, पहले तीसरे को लेके दोनों का क्या करना, एवरेज निकाल देना। अगर वो बीच वाले के आसपास मैच कर रहा है, बीच वाले के एटॉमिक वेट के पास आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो तीनों एलिमेंट हैं वो ट्राइड रूल को फॉलो करते हैं। और ट्राइड रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका, कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। ठीक है, अब देखो इनका डिमेरिट क्या था, ये तो मेरिट था। मेरिट ये था कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स इस ट्राइड रूल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आए, क्या आए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जैसे ही रिसर्च हुआ, तो उस समय पता चला कि ये जो ट्राइड रूल है ये तो फॉलो ही नहीं करता। जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, फॉलो ही नहीं करते इस ट्राइड रूल को। तो इनका डॉवर्नियर साहब का ये ट्राइड रूल क्या हुआ, यहीं पे फेल होता है कि ये बोला कि इसमें डिमेरिट्स ये है कि सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ट्राइड रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और ये क्या है,
और ये ट्रायड रूल डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल ही वैलिड नहीं था, बिल्कुल ही वैलिड नहीं था। चलो और दो थियरम रह गई हैं, 2 या 3, जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे, इस पीरियडिक टेबल का एक तरह का पूजा पाठ कर रहे थे, ये क्या है, अब हम और 5 से 10 मिनट लेंगे और इस पूरे हिस्ट्री को, पीरियडिक टेबल के हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल जो कि आपके कोर्स में है। ये सारी चीज़ें कोई एग्जामिनर अगर में भी पॉसिबिलिटी है कि पूछ दे, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आपको मेंडली पीरियडिक टेबल से, जो ओल्ड पीरियडिक टेबल जो हम बोलते हैं, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिसको बोलते हैं, उससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो आया था 1865 में, इन्होंने क्या कहा, देखो जब इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरह से इन्होंने अरेंज किया, तो इन्होंने क्या पाया, इनको क्या मिला कि जो हर एक 8वां एलिमेंट जो है, हर एक 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं फिर अगले वाले पहले से, ठीक है। पहले जैसे 8 एलिमेंट को लिखा और जैसे 7 एलिमेंट को लिखा, और जैसे ही 8वां लिखा उसकी जो प्रॉपर्टी है मैच कर रही थी पहले वाले से, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अरेंज किया एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और इनको क्या मिला कि जो हर एक 8वां एलिमेंट है वो फिर पहले वाले एलिमेंट से क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो इन्होंने एक वो बताया जाता है कि ये जो है म्यूज़िक के सारे गामा पधनी जो होता है उसको फॉलो करता है, जैसे सा रे गा मा प ध नी, फिर सा, जैसे सारे गामा पधनी, फिर सा रे गामा पधनी, सा रे गामा पधनी, ठीक है। तो वही है सा रे गा मा प ध नी सा, ठीक है। तो ये लिथियम वाला फिर से सोडियम से क्या कर रहा है, मैच कर गया, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों की मैच कर रही हैं। देखो उस समय जब ऑक्टेव रूल बना था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, उस समय क्या है ना कि ये जो गैस हैं होते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैसेस, उनको अभी हम पता नहीं कर पाए थे, उनका हमको डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय, ठीक है। इसलिए इनका रूल यहाँ पे से फ्लोरीन के बाद देखो नियान नहीं आ रहा, क्लोरीन के बाद आर्गन नहीं आ रहा, ठीक। और उस समय भी जब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया 1865 में, उस समय हमारा डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया उसके बाद जैसे ही हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, ये रूल फेल होने लगा, ये रूल फेल होने लगा। और उसके बाद जैसे इनर्ट गैस आया, और इनर्ट गैस को जैसे ही हमने पीरियडिक टेबल में रखा, तो क्या हुआ, 7वें के बाद 8वां जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस आएगा तो ये सोडियम से कभी मैच नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी। तो इसका देखो, और ऑक्टेव पेयर कैसे फाउंड करेंगे, अगर कोई एक्स एलिमेंट दिया है, वाई एलिमेंट दिया है, तो क्या करोगे, इनके बीच का जो एटॉमिक नंबर है उसको घटाओ, और जैसे घटाओगे और 8 अगर आया 8, ठीक है, तो क्या करोगे, बोल दोगे कि ये ऑक्टेव रूल को फॉलो कर रहा है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो कर रहा है। अगर उनका क्या है, जैसे मान लो ये 11 होता है, लिथियम 3 और सोडियम 11, और जब 11 - 3 करते हैं तो कितना आता है, 8। फिर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, और जब 15 - 7 करते हो तो कितना आता है, 8। तो जहां एटॉमिक नंबर्स का जो डिफरेंस है अगर 8 आ रहा है तो वो ऑक्टेव पेयर है, ठीक। एग्जाम में अगर पूछे क्या ये दो एलिमेंट न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं, तो आप क्या करना, एटॉमिक नंबर्स देखना, उसमें गिवन होगा या तो आपको पता होगा, और ऐसे ही एटॉमिक नंबर्स को घटाओगे, हायर माइनस लोअर, अगर आ रहा है 8 तो बोल देना कि वो पेयर ऑक्टेव रूल को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है 8 तो बोल देना कि ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अगर 35 से 17 घटा रहे हो तो क्या 8 आएगा, क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कितना आएगा, 18 आएगा। 18 आएगा तो क्या होगा,
वो ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं किया। हालांकि क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज जो हैं मैच करती हैं, वो बाद में पता चला। वो बाद में जब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आया या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया तब पता चला। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरीन के बाद जैसे ही आप आगे जाते हो ब्रोमीन में, क्लोरीन से ब्रोमीन में जाते हो तो उसके बीच एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं और उनका जो डिफरेंस है इन एटॉमिक नंबर्स का वो 8 कभी नहीं आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, 18 आएगा। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की जो वो है डिमेरिट्स हैं वो देख लो क्या है, ये केवल कैल्शियम तक वैलिड है। क्यों कैल्शियम तक वैलिड है भाई? क्यों कैल्शियम तक वैलिड है? क्योंकि कैल्शियम के बाद जैसे ही आप आगे जाते हो तो क्या आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं और इसलिए वो क्या है कि ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कैल्शियम के आगे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा डिमेरिट क्या था। दूसरा डिमेरिट क्या था कि जैसे ही डिस्कवरी हुई हमारा नोबल गैसेस की या इनर्ट गैसेस का, तो क्या हुआ, उसको अगर हमने पीरियोडिक टेबल में रखा तो जैसे ही यहाँ के बाद अगर हम फ्लोरीन के बाद नियान रखना है, क्लोरीन के बाद अगर नियान मान लो फ्लोरीन के बाद रख दिए तो सातवां के उसका 8वां एलिमेंट होगा। लिथियम से अगर चालू करो तो 8वां एलिमेंट होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्होंने क्या बोला था, 8वां जो एलिमेंट होगा वो मैच करेगा पहले एलिमेंट से, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी पहले एलिमेंट से, जो कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये रूल क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी इसको हमने गलत मान लिया कि ये हर चीज़ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, चलो अब 5 साल बाद हमारे आए लूथर मेयर साहब। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया। कर्व किसके किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने कैसे भी करके फाइंड किया और एटॉमिक वेट के साथ इन्होंने देखी कि क्या पीरियोडिसिटी आ रही है, क्या चेंजिंग आ रही है। हम जैसे जैसे एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या एटॉमिक वेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का, उस समय जब लूथर मेयर साहब आए उस समय तक एटॉमिक वेट हमको पता चल चुका था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से कि कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट का एक ऑर्डर लिया, ठीक है, बढ़ता बढ़ता, और उससे एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। और एटॉमिक वॉल्यूम निकाला तो क्या पाया कि जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो आज के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, वो क्या है, उनका वॉल्यूम हमेशा क्या है, ज़्यादा है, उनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी उनकी साइज़ ज़्यादा है। तो उन्होंने जो कर्व प्लॉट किया उस पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आए वो हमेशा पिक पे थे, जैसे लिथियम पिक पे है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ये मैं कैसे बोल दे रहा हूँ सीधे सीधे, मुझे याद है, हाँ याद है, क्योंकि अगर आप जब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाँ, ऐसे ही ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये आपको भी याद हो जाएगा। जैसे ही हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ फनी वे बताएंगे, जिसके थ्रू आप उस पीरियोडिक टेबल को आप भी मेरे तरह फ्लुएंटली बोल सकोगे। ठीक है, एलिमेंट्स आपको हर एक ग्रुप का पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, ठीक, एल्कली मेटल्स जिसको बोलते हैं, एल्कली मेटल्स थे, वो क्या आ रहे थे, हमेशा टॉप पे आ रहे थे, यानी उनका वॉल्यूम ज़्यादा था, उनका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो हमने उनको पाया कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो हमेशा टॉप पे रह रहे हैं। और जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और क्या है, बेरियम, वो क्या आ रहे हैं, डिसेंडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। जैसे ही हम लिथियम से आगे बढ़ रहे हैं, सोडियम से आगे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कर्व डिक्रीज कर रहा है और उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे पहले आ रहा है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था, कंक्लूजन क्या निकला था कि जो भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो हमेशा टॉप पे हैं। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का जब एक कर्व प्लॉट कर रहे हैं, और ये जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो डिक्रीजिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। और ये जो हमारे हैलोजन्स हैं, ये हैलोजन्स जो नॉन मेटल हैं, ये क्या आ रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है,
तो ये क्या आ रहे हैं, असेंडिंग पोजीशंस पे आ रहे हैं। और जो हमारे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया था, इनर्ट गैसेस आ गए थे, सॉरी इनर्ट गैसेस जब आया तब ये फेल हुआ। उस समय जब ये लूथर मेयर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया अपना, उस समय डी ब्लॉक जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं वो उनका एक्सपेरिमेंट हो चुका था और उन्होंने तब चालाकी किया कि उसको भी अब लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फेल ही इसी कारण हुआ, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन मेटल्स को जब ला रहे थे तो ये फॉलो नहीं हो रहा था। तो ठीक है, तो इन्होंने इनका भी जब एक्सपेरिमेंट किए तो ये जो ट्रांजिशन मेटल और मेटलॉइड्स थे, देखो दोनों चीज़ आ गए अब, मेटलॉइड्स और क्या ट्रांजिशन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी एक जगह फेल हुआ था ना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था लेवासियर साहब ने। तो जब मेटलॉइड्स आया तब फेल हुआ, तो इन्होंने सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया कि इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं, अल्कली मेटल्स भी हैं और सारे, ठीक है। तो जो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल हैं ये बॉटम पे रह रहे हैं, बॉटम पे रह रहे हैं। इस कर्व में जो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के एक कर्व है उसके क्या रह रहे हैं, बॉटम पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा लूथर मेयर साहब का कर्व, ठीक है। अब देखो इसके डिमेरिट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। हाँ, तो हम डिमेरिट्स की बात कर रहे थे लूथर मेयर कर्व के। तो क्या है ना, इसकी डिमेरिट्स तब पता चली जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आया, ठीक है। क्या डिमेरिट्स आया कि जो इन्होंने जो ये बताया था, फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये क्या आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है, यानी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। तो यही एक बेस बना किसके, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की। लूथर मेयर साहब ने जो रूल बनाया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज मैच करेंगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो वही क्या हुआ, मेंडलीव साहब की जो रूल था, जो पीरियडिक टेबल था, उसका बेस बना, उसका बेसिक रूल बना, बेसिक थ्योरम बना, जिससे मेंडलीव पीरियडिक टेबल फॉर्म हुई। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो चलो बच्चों, हम आ गए अब अपनी पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री को ख़त्म करने की ओर, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो ये टॉपिक रहेगा हिस्ट्री, ये पीरियडिक टेबल ऑफ हिस्ट्री में आ गए मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो 1869 में बना था, उसमें हमने हिस्ट्री में बताया था कि हिस्ट्री क्या, जब पीरियडिक टेबल शुरू किया था कि उस समय 1869 में हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए थे। जब मेंडलीव साहब ने क्या किया, पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेंडलीव का जो रूल है वो क्या है कि जो भी एटॉमिक पीरियडिक एलिमेंट्स हैं उनका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने एक पीरियडिक लॉ बनाया, वो पीरियडिक लॉ लिख लो क्या, पीरियडिक लॉ ऑफ मेंडलीव या मेंडलीव पीरियडिक लॉ क्या है कि द physical and chemical properties of elements or periodic functions of their atomic mass, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, the physical and chemical properties of the physical and chemical properties of elements or पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी ये जो इनका फंडामेंटल जो लॉ था, ये लॉ था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि कैरेक्टराइजेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, ठीक। चलो, ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था कि ये जो पीरियडिक टेबल था वो बेस्ड था किस पे, एटॉमिक मास पे। ये पीरियडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था। चलो, अब देखो इन्होंने क्या कहा, जो पीरियडिक टेबल है उसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना उनको नाम दिया पीरियड्स।
क्या नाम दिया? पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियडिक टेबल में आ रही हैं उसको नाम दिया पीरियड्स, और इनके पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे। उस समय कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे, ठीक है। और जो ग्रुप्स थे, जो वर्टिकल लाइंस आ रही थी जिनमें प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी एलिमेंट्स की, उनको नाम दिया इन्होंने क्या? ग्रुप्स। क्या दिया? ग्रुप्स, जो कि 8 ग्रुप्स बनाई गई उस समय इनके द्वारा, 8 ग्रुप्स। पहला तो फर्स्ट से लेके 8 तक था, 7 तक था, फर्स्ट से 7 तक, और एक ग्रुप बनाया इन्होंने 8 ग्रुप में क्या था? डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा जो 8th ग्रुप है उसमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा जाएगा, और 1 to 7 जो ग्रुप हैं उनमें देखो 2 सब पार्ट किए गए, एक सब पार्ट ए और एक सब पार्ट बी। ए जो पार्ट था उसमें क्या है? मेन एलिमेंट को रखा गया, और जो बी है उसको बोल दिया गया कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो ए और बी सब ग्रुप हो रहे हैं तो ए से मैच करेगी बी की प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली मैच करेगी बी की प्रॉपर्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि 7 पीरियड्स थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आई थी उनको क्या बोला गया था? पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइंस आई उनको क्या बोला गया? ग्रुप। और 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप में फर्स्ट से 7 को ए एंड बी सब ग्रुप में बांट दिया गया। जो 8th ग्रुप है वो डी और एफ ब्लॉक के लिए स्पेशली बनाया गया, ठीक है। चलो, तो उस समय की जो पीरियडिक टेबल बनी थी उसके भी कुछ डिमेरिट्स आ गए। क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स का अभी भी क्या होना? डिस्कवरी होना बाकी था, ठीक है। बाकी था वही तो किसी को पता नहीं होता है कि बाकी है, लेकिन डिस्कवरी जब हो जाती है तब पता चलता है ये ग्रुप ये एलिमेंट आ गया, अब इसको कहाँ रखें? प्रॉब्लम हो जाती है। मान लो हमें इस समय 118 एलिमेंट्स का पता है, ठीक है। हमारी पीरियडिक टेबल फुल हो गई है एक तरह से, ठीक है। अगर कोई नया एलिमेंट सर्च होता है तो क्या करेंगे हम? या तो अपनी पीरियडिक टेबल को एक्सपेंड करेंगे, एक और पीरियड्स नीचे ऐड करेंगे। अगर वो एस ब्लॉक का हुआ, जो हमारा नया डिस्कवर्ड एलिमेंट होगा वो या तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में होगा। अगर जिस भी ब्लॉक का होगा उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या तो एक और नीचे पीरियड्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जैसे जैसे एलिमेंट्स सर्च होते जाते हैं तो पीरियडिक टेबल लाजमी सी बात है कि क्या होना पड़ेगा? उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। अगर मान लो एकाएक 15-20 एलिमेंट सर्च हो गए, मान लो, ऐसा तो होगा नहीं कि इतने सारे एलिमेंट्स हम एक बार में सर्च कर लें, ठीक है। तो अगर मान लो सर्च हो गया तो क्या हो गया? तो अब देखो पीरियडिक टेबल या तो एक्सपेंड करो, या तो हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज इन सब से मैच ना करे जो हमने आज पीरियडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीरियडिक लॉ में कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर उसके जो ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, उनमें कुछ एक्सपेंशन आएगा, ठीक। तो चलो, तो कुछ जो मेंडली पीरियडिक लॉ था उसके कुछ मेरिट्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे। मेरिट्स क्या था कि इन्होंने, ये जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियडिक टेबल को एक अरेंज वे में स्टडी कराया, हमको एक अरेंज्ड वे दिया कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा? एक इजी वे से आप क्या करोगे? जो पीरियडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल के, उसको तुम आराम से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सिस्टमेटिक स्टडी किया और कराया भी हमें कि आप ऐसा स्टडी करो, ठीक है। और क्या हुआ? इन्होंने पीरियडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दी, कुछ एलिमेंट्स पता नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ जगह छोड़ दी, तो उस एलिमेंट का हमको प्रॉपर्टीज पता चल गई। मान लो जिस ग्रुप में था, यहाँ पे मान लो बोरान था, उसके नीचे कोई एटम था जो खाली जगह छोड़ दिया गया, कोई एटम रहेगा जो खाली छोड़ दिया गया। तो अब हमें पता है कि जो भी एलिमेंट ये है उसकी प्रॉपर्टी बोरान से मैच करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि उसी ग्रुप में है ना। बोला गया था पीरियडिक टेबल में कि अगर एक ग्रुप में एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, ठीक। तो बोरान के नीचे एक जगह खाली था, एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह खाली था, सिलिकॉन के नीचे एक जगह खाली था, इसी तरह मैग्नीज के नीचे भी एक जगह खाली छोड़ दिया गया था, और अगला एलिमेंट फिर से एक जगह खाली छोड़ के चलना, मतलब एटम भरे गए थे, एलिमेंट्स भरे गए थे, ठीक है।
तो क्या हुआ, उनका जो सर्च है ना, उनका डिस्कवरी है वो आसान हो गया और उन्होंने उस समय उसका नाम भी दे दिया। जैसे मान लो एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह खाली थी उसका नाम दे दिया इक्का एल्यूमिनियम। ये जो गैलियम बाद में जो सर्च होके आया उसका नाम रखा गया गैलियम, लेकिन वो क्या, उसका नाम उस समय क्या दिया मेंडलीव साहब ने, इक्का एल्यूमिनियम। इसका जो नाम है ना उसके पहले इक्का लगा दिया, EKA, इक्का एल्यूमिनियम। ये जैसे बेरिलियम बोरान के नीचे आया स्कैंडियम, उस समय के पीरियोडिक टेबल में जो बाद में सर्च होके डिस्कवर होके आया उसका नाम दे दिया इक्का बोरान। ये जब तक ये अभी सर्च नहीं हुआ था, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी स्कैंडियम की, उसी समय इन्होंने बता दिया कि जो अगला जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो है मैच करेगी इस बोरान से। किस बोरान से? इस बोरान से। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया क्या, इक्का बोरान। इसी तरह सिलिकॉन के नीचे जो आएगा उसका नाम रख दिया उन्होंने इक्का सिलिकॉन। जो मैग्नीज के नीचे आएगा, जो बाद में टेक्नीशियम हुआ, उसका नाम रख दिया इक्का मैग्नीज। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमको जो एलिमेंट्स थे जो उसके नीचे वाले, उसकी डिस्कवरी क्या हो गई, ईजी हो गई। एक मेरिट से ही है, एक बहुत बड़ा मेरिट है कि हमने नए एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, वो भी ईजी वे से। ठीक है, और तीसरी बात क्या हुई कि एटॉमिक, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास उस समय गलत आ रहे थे। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल बनाए तो उनमें उस समय का जो एटॉमिक वेट निकाला गया था वो उसमें फिट नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि मैच नहीं कर रहे, फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कराने के लिए, तो पाया गया कि कुछ का जो एटॉमिक मास पहले से हमने देख रखा है, लिख रखा है, वो क्या है, गलत है। उसको फिर से करेक्शन करने में हेल्प मिली इस पीरियोडिक टेबल के मदद से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या थे, एटॉमिक मास कौन किसके किसके करेक्टेड किए गए, AU, IN, PT, BE एंड U। यूज यूरेनियम, बेरिलियम में प्लेटिनम, AU है, गोल्ड है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, मान लो पूछ दिया मे भी किसी एग्जाम में कि कौन कौन से करेक्टेड किए गए, तो क्या करोगे, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकेम अल्टीमेट, इस तरह से एक वो है। ठीक है, याद करने का एक तरीका है, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकेम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकेम अल्टीमेट। ठीक है, एक तरह से याद कर सकते हैं कि इनके एटॉमिक मासेस को क्या किया गया, करेक्ट किया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिमेरिट्स की, जिसके कारण ये फेल हुआ। फेल नहीं हुआ एक तरह से, मतलब इस कई चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर से कुछ साइंटिस्ट आए। देखो, जब तक किसी भी चीज़ की डिमेरिट नहीं मिलेगी तब तक कोई नया चीज़ नहीं आएगा, है कि नहीं। मान लो कोई टीचर है, जब तक वो लड़कियों को पसंद आ रहा है वो दूसरे टीचर से क्यों पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो वैसे ये है, अगर कोई चीज़ है जो हमारा काम कर रही है आज, तो हम नए चीज़ क्यों सर्च करेंगे। ठीक है, अगर उससे हमारा काम हो जाता है, हर एक चीज़ फॉलो हो रहा है, तो हम नई चीज़ों पे नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे कहीं भी प्रॉब्लम आई कि नहीं हम इससे बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं, इससे अच्छे से इस अगले वाले से कर सकते हैं, तो हम नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ों का डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, तो चलो डिमेरिट्स थी क्या इनकी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं था। क्यों क्लियर नहीं था भाई, क्यों क्लियर नहीं था, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की वो मैच कर रही थी फर्स्ट ए एंड 7A से। फर्स्ट ए 7A क्या है, फर्स्ट ए उस समय का जो आज का ग्रुप का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, उसका ग्रुप A1 और ग्रुप 7, यानी जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम वाले ग्रुप से मैच कर रही थी और क्लोरीन वाले हैलोजन ग्रुप से मैच कर रही थी, यानी अल्कली और हैलोजन दोनों से मैच कर रही थी। तो क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप है उसमें रखें, यानी अल्कली ग्रुप में रखें या फिर हैलोजन वाले ग्रुप में रखें। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट थी। और देखो, और बाद में जैसे ही और भी एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो क्या पता चला कि आइसोटोप्स मिले। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं पता है सबको कि नहीं पता है, देखो बता देता हूँ। आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, यानी 3 टाइप के हाइड्रोजन। क्या, 3 टाइप के हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, और एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 होता है, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो 3 टाइप के हाइड्रोजन मिल गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग हों, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिले, क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सल्फर के, इन सारों के आइसोटोप्स बाद में जैसे ही डिस्कवरी होने लगी तो रिसर्च में पाया गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक नहीं कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आइसोटोप्स आए तो पीरियडिक जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था ये बेस्ड किस पे था? एटॉमिक मास पे। और जैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास आते गए तो डिसाइड नहीं हो पाया इसमें मेंडलीव पीरियडिक टेबल में कि उसको कहाँ रखें, ठीक है। क्योंकि देखो ये एटॉमिक मास पे बेस्ड है कि इस एटॉमिक मास को इस ग्रुप में रखेंगे, इस ग्रुप में रखेंगे, और एक ही एलिमेंट के कई सारे मासेस पाए गए। तो आप बताओ क्या एक ही जो टेबल बना है, एक छोटा सा ब्लॉक, उसमें 4-5 एलिमेंट को रख दें हम? तो उस समय डिसाइड नहीं हो पाया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के उसको एलिमेंट बोलने लगे कि हाइड्रोजन के 3 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, तो उसको रखना यहाँ पे पोजीशन उस समय डिसाइड नहीं हो पाया था। तो वो है डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। अब देखो सम एनॉमलस पेयर फाउंड किए गए। एनॉमलस पेयर क्या है कि मेंडलीव ने क्या बताया था कि जो हमारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर पीरियडिक फंक्शंस हैं किसके? एटॉमिक मास के। लेकिन क्या हुआ, कुछ पेयर ऐसे थे कि जो उनके पहले वाला था ना उसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो गया, जो बाद वाला था उसका एटॉमिक मास कम हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था? जो पहले वाला एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका एटॉमिक मास कम होना चाहिए था, और जो दूसरा उसके बाद वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ एनॉमलस पेयर हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो क्या हुआ, पीरियडिक टेबल को में थोड़ा सा वो डिमेरिट आ गया। जैसे क्या है, जैसे हो गए आर्गन कैल्शियम, पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, कैल्शियम इज Ca, ठीक है। आर्गन और पोटेशियम आ गए। जैसे मान लो आर्गन का एटॉमिक मास था वो 40 था, लेकिन पोटेशियम का कितना हो गया? 39, यानी कम हो गया। होना चाहिए था आर्गन का कम, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 होता है, और इसका 19 होता है, ठीक है। तो 18 वाले का कम होना चाहिए, लेकिन 18 वाले का क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, यानी 40 हो गया। ऐसा एनॉमलस पेयर यहाँ भी था, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। 4 पेयर ऐसे मिल गए जिनका क्या हुआ, जो एटॉमिक मास था पहले वाले का वो ज़्यादा हो गया दूसरे वाले से। अब इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, कैसे याद करोगे इन चारों पेयर को। एक फनी वे है क्या, आमिर खान, ARK को बोलेंगे आमिर खान, तेरी इच्छा, TEI, ठंडा पानी कोक नहीं, ठंडा पानी जो है वो कोक नहीं है। आमिर खान, फिर से देख लो, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी और कोक नहीं, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि ये जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में एनॉमलस पेयर पाया गया, ठीक है, जो कि मेंडलीव पीरियडिक लॉ को एक तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी, ठीक है। अब देखो एक और डिमेरिट्स थी कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जब सर्च हुआ था उस समय कुछ एलिमेंट्स पाए गए, उनको कहाँ रखें, ग्रुप 3rd A में रखें या फिर 3rd B में रखें, वो उस समय डिसाइड नहीं कर पाए थे मेंडलीव। तो उनका एक क्या हो गया, डिमेरिट्स हो गया, ठीक है। और एक बात, ये कॉज ऑफ पीरियडिसिटी प्रॉपर तरीके से नहीं पता चली कि क्या कॉज है कि एक एटॉमिक वेट जिसका मान लो लिथियम है और उसके साथ सोडियम, दोनों का एटॉमिक मास में इतना सारा डिफरेंस है, फिर भी क्यों उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। तो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी उस समय नहीं पता चला। बस इतना वो बोल पाए कि ये जो केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियडिक फंक्शंस हैं उसके एटॉमिक मास का, लेकिन कोई रीज़न नहीं पता चला। चलो, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, ये जो हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल एक तरह का था, जहाँ हमने शुरू किया था, ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियडिक टेबल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन सबको जो पीरियडिक टेबल का हमारा हिस्ट्री है, जो बेसिस है, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो इसको आप
कम टाइम में ज़्यादा ध्यान न देते हुए, यानी कम टाइम में आप इसको जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में शुरू करने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जो आज के हमारे जेई, नीट और बोर्ड्स के सिलेबस में है। बोर्ड के सिलेबस में हालांकि ये भी है, लेकिन इस पे एग्जामिनर का उतना फोकस नहीं रहता है। मेन फोकस है आपको पीरियडिक टेबल जानना, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो। पैसे तो लगते नहीं हैं सब्सक्राइब करने में। ओके।